हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। किसी हीट इंजन में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। One is called as source, the second is working substance, and the third is sink. सोर्स का टेम्परेचर होता है T1 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर होता है T2 केल्विन। ये सोर्स क्या करता है, ये ब्लॉक डायग्राम बनाया मैंने। ये सोर्स क्या करता है, ये हीट सप्लाई करता है टू द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इस हीट का कुछ पार्ट सिंक को दे देता है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये वर्किंग सब्सटेंस जनरली एक गैस की फॉर्म में होगा। द वर्किंग सब्सटेंस extracts heat from the source. Some part of this heat is rejected to the sink. And the remaining is converted into useful work. ये वर्किंग सब्सटेंस हीट एक्सट्रैक्ट करता है सोर्स से। ये हीट है Q1। इस हीट का कुछ पार्ट वर्क में और बाकी रिजेक्ट हो जाता है टू द सिंक। ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस ऐसा हो सकता है जैसे कोई पिस्टन है, द पिस्टन मूव्स अप, सो दैट इज डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। दिस वर्किंग सब्सटेंस कैन बी, दिस हीट इंजन कैन बी ए पेट्रोल इंजन, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, पेट्रोल और एयर का जो एयर के जो वेपर्स है वो मिक्स होते हैं, तो पिस्टन को वो मूवमेंट देते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट देते हैं, जिससे वो टायर घूमने लगता है। ठीक है, डिफरेंट हीट इंजन्स हैव डिफरेंट पर्पसेस। दिस इज जस्ट ए ब्लॉक डायग्राम, इसमें हम इंडिविजुअल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे। अगर एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, वी टेक हीट Q1 एंड द वर्क, यूजफुल वर्क इज ओनली W, रिमेनिंग इज रिजेक्टेड। तो अगर आप ये डायग्राम देखो बेटा, ये हीट आई Q1, इस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ और रिमेनिंग पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया, दैट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होगा जो 100% एफिशिएंट हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ लॉस ड्यू टू द डिसिपेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। सो अगर एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वी से कि जो हीट आई है वो है Q1 एंड यही एनर्जी जो है इसका कुछ पार्ट वर्क में और रिमेनिंग पार्ट जो है वो सिंक में चला गया। सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। देख लो, ठीक है। जब भी हम किसी डिवाइस की बात करते हैं, हीट इंजन इज ए डिवाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उस डिवाइस का होता है उसकी एफिशिएंसी। कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से 100 जूल ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
और जो वर्क मिल रहा है वो सिर्फ 5 जूल है, देन इट इज यूजलेस डिवाइस। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वर्क, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। इसी टेक्निकली बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन या एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस। तो यहाँ अगर हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो हीट इंजन की एफिशिएंसी बेटा किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी है दैट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। ये मैंने जनरल लिखा। यहाँ एफिशिएंसी होगी जो यूजफुल वर्क मिला उसको बोलेंगे हम आउटपुट, और इनपुट है हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। It means that eta is equal to useful work is W and heat taken from source is Q1. अब ये W क्या है? Q1 minus Q2 divided by Q1. ये Q1 by Q1 हो गया 1. So we say that efficiency is equal to 1 minus Q2 by Q1. बेटा अगर तो Q2 0 हो, इमेजिन करो कि इस सिंक को कुछ भी नहीं मिला, अगर Q2 0 होगा तो एफिशिएंसी विल बी 1 और ये मैक्सिमम है, दिस इज 100%, बट प्रैक्टिकली देयर आर सो मेनी लॉसेस, इसलिए प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी है दैट इज लेस देन 1। प्रैक्टिकली एफिशिएंसी जो है वो 1 से कम होती है। कितनी कम होगी वो डिपेंड करता है कि Q2 कितना है। फॉर लार्जर एफिशिएंसी, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, for greater efficiency Q2 should be small and Q1 should be large, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस शुड बी मिनिमम एंड दिस शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, ये जितना कम होगा ये वैल्यू 1 के उतना ही पास होगी, और या ये ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा तब भी तो ईटा विल बी क्लोजर टू 1। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे बोलेंगे कि एफिशिएंसी अगर इफ ईटा इज 0.6 मान लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 60%। जैसे 1 होने का मतलब है 100%. So if the efficiency is 0.6, that means it is 60%. Means यहाँ से जितना भी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 60% वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, 40% वेस्टेज है। लेकिन अगर ये एफिशिएंसी 0.9 लिखा है डेसिमल में, दैट इज एक्चुअली 90%, और 90% एफिशिएंसी होने का मतलब 10% वेस्टेज है। ठीक है, सो इट शुड बी क्लोज टू 1। जितना ये 1 के पास होगी उतना ही बेटर होगा ये हीट इंजन। सही। अब दूसरी चीज देखो,
इसमें जो सोर्स और सिंक है, अगर आइडियल कॉन्सेप्ट देखें, दिस सोर्स एंड सिंक शुड हैव इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, प्रैक्टिकली देखो, जब इसको हीट मिलती जाएगी तो इसका भी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इससे हीट निकलती जाएगी तो इसका भी तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम दे विल कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। So when they come in thermal equilibrium, we will not get any work because दोनों का तो टेम्परेचर ही बराबर हो जाएगा. It is losing heat, so temperature goes down. It is gaining heat, the temperature goes up. So after some time ये दोनों same temperature पे, no work will be there because heat extract ही नहीं होगी. इसलिए ideally, although practically वैसा नहीं हो सकता, ideally ये source और sink जो है, they should have infinite thermal capacities. हम एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स में ये कंसीडर करेंगे कि सोर्स और सिंक जो है दे हैव इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटीज. इसका ये मतलब है कि सोर्स से जितनी मर्जी हीट एक्सट्रैक्ट करो, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी. सिंक को जितनी मर्जी हीट मिले, उसके टेम्परेचर कोई चेंज नहीं आएगी. आज तो प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है, बट यू कैन से कि ये जो सोर्स और सिंक हैं, दे आर सीज ऑफ टेम्परेचर. ये भी एक समुंदर है और ये भी एक समुंदर है. So we extract some heat from it. It will remain at T1. We'll give some heat to it. It will remain at T2. इसका मतलब ये तभी हो सकता है अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और इसका टेम्परेचर बहुत कम हो. ठीक है. और दूसरी चीज, हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना एफिशिएंसी का, एक ही फॉर्मूला बेटा हीट इंजन के केस में. वी राइट ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 by Q1. ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना है, इसे हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स भी लिख सकते हैं. अगर मैं डायरेक्टली बताऊं, आल्दो उसका भी डेरिवेशन है, ये Q1 जो है बेटा, ये सोर्स से हीट आ रही. अब ये सोर्स कितनी हीट देगा वो डिपेंड करता है कि इसका टेम्परेचर कितना है. मतलब ये जो Q1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, और बेटा जो Q2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2. Q1 is directly proportional to T1 and Q2 is directly proportional to T2. तो अगर हम डिवाइड कर लें, we can say Q2 by Q1 equals to T2 by T1. Therefore, efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. और अगर इसी को परसेंटेज में लिखना है, into 100%. So again, इसके बेसिस पे हम ये क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी ज्यादा कब होगी, जब T2 की वैल्यू कम और T1 की ज्यादा है. इसका मतलब एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं. एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग T2 और इंक्रीजिंग T1. एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है T2 को कम करके या T1 को बढ़ा के. ठीक है. अभी ये जस्टिफाई करेंगे कि दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है. अगर हम एक केस में क्या करें, T2 को कम कर दें, से 100 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस चेंज है, वो तो सेम होता है,
और दूसरे केस में T1 को बढ़ा दें, तो कब एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव्ड होगी? सपोज मैं क्वेश्चन समझाता हूं पहले आपको। हमें ये तो पता चल गया कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए T2 को कम करना है या T1 को बढ़ाना है। देखो, मान लो कोई हीट इंजन है, दिस heat engine is working between 300K and 600K suppose। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ये दो टेम्परेचर हैं जिनके बीच में ये काम कर रहा है। व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? नो, देखो जब आपको टेम्परेचर ऐसे दिए हैं, डोंट थिंक कि जो पहले लिखा है वो T1 होगा, जो बड़ा है वो T1 होगा। इफ ए हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 300 एंड 600, तो हम T1 किसको बोल रहे हैं? सोर्स के टेम्परेचर को। तो सोर्स का टेम्परेचर तो ज्यादा है, तो इसमें आपने T1 लेना है 600K एंड बेटा T2 लेना है 300K। तो इस बेसिस पे व्हाट विल बी एफिशिएंसी ईटा? 1 minus 300 by 600, that is 1 by 2, means 0.5. What is the efficiency? It is only 50%. अब अगर मैं फर्स्ट केस में क्या करता हूं, अगर मैं T2 को कम कर दूं बाय 100K, अगर T2 को 100 केल्विन से कम कर दूं, now what will be efficiency? मैं ईटा डैश बोल दूंगा। इट विल बी 1 माइनस, जो T2 पहले 300 था अभी 200 हो गया, डिवाइडेड बाय 600। ठीक है बेटा, कितना बना? 1 माइनस 1 by 3, दैट्स 2 by 3। तो अगर ये 2 by 3 है, 2 by 3 मतलब 0.67, 667 लिख दो, दैट इज 66.7%। अगर T2 को हम 100 केल्विन से कम कर दें तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 माइनस 200 by 600। तो चला, पहले से बढ़ गई एफिशिएंसी, पहले 0.5 थी अभी कितनी है? पहले 50% थी अभी 66.7%। दिस इज 50%। नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट आई डू, I'll increase T1 by 100 Kelvin। सेकेंड केस में if T1 is increased by 100 Kelvin, अगर T1 को 100 केल्विन बढ़ा दें इससे, नाउ ईटा डबल डैश बोल दो, 1 माइनस 200 by 600 था ना, अभी इसको 100 कम किया था, अब इसको 300 रहने दो, इसको 100 बढ़ा लो, इट विल बी 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 700। 1 minus 3 by 7 means now it is 4 by 7। 4 by 7 ही आया ना, चेक करो। सो 4 by 7 कितना होता है? 0.5, फिर 7, 0.57। so that is roughly you can say it is 57%। ये भी 50% से ज्यादा है और ये भी 50% से ज्यादा है, लेकिन कौन सी ज्यादा बेटर है? इसका मतलब किसी
हीट इंजन में अगर हम सिंक के टेम्परेचर को बढ़ाएं, that will have a greater improvement in efficiency instead of कि उतना ही टेम्परेचर से सोर्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट क्या है? सोर्स के टेम्परेचर को कम करना, बढ़ाना नहीं, सिंक के टेम्परेचर को कम करना इज बेटर। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा देखें, if we have combinations of heat engine, combination of heat engines, सपोज इसको इस तरह से देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। ये एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, यहां से हीट निकली, सपोज ये हीट है Q1, ठीक है, एंड देयर इज अ वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क सप्लाई करता है W, and some part is rejected to the sink, say it is Q2, but ये जो सिंक है ये दूसरे पार्ट के लिए सोर्स भी है, मतलब अब यहां से हीट जाएगी, जितनी हीट इसने रिसीव की वो सारी की सारी हीट दे दी दूसरे वर्किंग सब्सटेंस को WS2, एंड अगेन यहाँ W1 वर्क मिला, यहाँ W2 मिला, एंड फाइनली Q3 हीट चली गई टू द फाइनल सिंक जिसका टेम्परेचर है T3, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? Now tell me what is the efficiency of this. So हम ऐसे कंसीडर करते हैं इसको, ये एक हीट इंजन, ये दूसरा हीट इंजन, so that's why we call it as combination of heat engines. So what will be the net efficiency, और वो कौन से टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगी? देखो बेटा, व्हाट विल बी W1 अगर डायरेक्टली देखो तो Q1 हीट आई, Q2 चली गई, तो W मिला Q1 माइनस Q2, एंड व्हाट इज W2? सेकेंड हीट इंजन ने जो वर्क किया, Q2 आई, Q3 चली गई, तो Q2 माइनस Q3। ओवरऑल हमारा वर्क कितना है देखो, दोनों को ऐड कर दोगे, नेट वर्क डन इज W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। डायग्राम बना लिया ना आपने, ऐड करो, तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, so it will be Q1 minus Q3, what will be W? Q1 minus Q3, और फिर एफिशिएंसी क्या होगी देखो, efficiency will be equal to W by
Q1 कि हमें फाइनली वर्क कितना मिला, इन दोनों का सम, और हीट एक्सट्रैक्ट जो की थी फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, दैट इज द इनपुट. सो दिस एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू W आ गया आपके पास Q1 minus Q3 divided by Q1, which means that this efficiency is equal to 1 minus Q3 by Q1, and this is also written as 1 minus T3 by T1. तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एंड टेम्परेचर्स पे. इंटरमीडिएट जो स्टेज है जहां आपको Q2 दिख रहा है, एफिशिएंसी उस पर डिपेंड नहीं करती. The efficiency depends on the end temperatures only. ठीक है, इसी को परसेंटेज में लिखना होगा, तो एफिशिएंसी विल बी T3 by T1 into 100%. ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ ग्रुप में. क्वेश्चंस आप ट्राई करो, फिर कल हम ये डिस्कस करेंगे. बिकॉज अभी इसके बाद तो वैसे रेफ्रिजरेटर है, बट अभी रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ेंगे, पहले इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है, मैं क्लास एंड करके कुछ क्वेश्चंस अभी शेयर करूंगा. अभी 10-15 मिनट का आपके पास टाइम है, तो ये करो बैठ के.